हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक से बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। ठीक है, अब टॉपिक से ही आपको पता चल रहा है कि हम इसमें बार मैग्नेट और सोलेनॉइड का इक्विवेलेंस, यानी कि जैसे आप मैथ्स में कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे इक्विवेलेंस का मतलब है सिमिलैरिटी। हम इनके बीच में सिमिलैरिटी पढ़ेंगे कि ये एक जैसे कैसे होते हैं, एक बार मैग्नेट सोलेनॉइड के बराबर कैसे होता है। देखो बेटा, बार मैग्नेट तो आप जानते हो ना, ऐसा दिखता है। दिस इज़ अ बार मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जिसका एक पोल जो है नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और एक एंड जो है साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। दिस इज़ अ बार मैग्नेट। और सोलेनॉइड बेसिकली क्या होती है? अ करंट कैरिंग कॉइल, जिसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, तो सोलेनॉइड भी बना देते हैं। सोलेनॉइड कुछ ऐसा दिखता है। अ सोलेनॉइड इज ए करंट कैरिंग कॉइल। ये हमने अभी तक कॉइल बनाई है। अगर आप इसमें करंट आई फ्लो कराते हैं बैटरी से कनेक्ट करके, तो ये सोलेनॉइड बन जाती है। ठीक है ना। तो अब ये दोनों कैसे सिमिलर हैं? ये इस तरीके से सिमिलर हैं जैसे आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था ना, ये वाला टॉपिक, कि करंट कैरिंग लूप, कि एक करंट कैरिंग जो लूप होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। और आपको बताया था कि ये जो लूप है इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं। तो एक लूप में, एक सिंगल लूप में जब आप n टर्न्स डालेंगे, बहुत सारे टर्न्स डालेंगे, तो सोलेनॉइड ही तो बन गया। ठीक है ना। तो एक करंट कैरिंग लूप सोलेनॉइड हो सकता है। ठीक है। और मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब हुआ ये एक बार मैग्नेट। तो इसकी सिमिलैरिटी तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक तरीके से, बस ये कि हमने सिंगल कॉइल का लिया था। तो हम इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि बार मैग्नेट और सोलेनॉइड कैसे एक दूसरे के सिमिलर यानी कि इक्विवेलेंट हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है बेटा कि जैसे आपको पता था ना कि एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड अगर किया जाए तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ही आके रुकेगा। ऐसे ही अगर एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड को, ये जो हमारी करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, अगर आप इसे फ्रीली सस्पेंड करेंगे, मतलब इसको एक तार से बांध के फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए, कितना भी घुमाएंगे ना इस सोलेनॉइड को, ये एक पर्टिकुलर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकेगा। ठीक है। और सेम चीज़ बार मैग्नेट के साथ भी होती है। इस मैग्नेट को भी अगर आप किसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन की जगह ऐसे घुमाएंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद घूम के ही अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके रुक जाएगा। ऐसे ही अगर आप सोलेनॉइड को भी घुमाइए और थोड़ी देर बाद छोड़ के देखिए, ये वापस इसी डायरेक्शन में आके जो है रेस्ट कर जाएगा, एक पर्टिकुलर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके ये भी घूम जाएगा। ठीक है। तो दोनों ही जब ये बिहेवियर दिखाते हैं, इसका मतलब दोनों ही क्या है? सिमिलर। ठीक है। तो अ फ्रीली सस्पेंडेड, ए फ्रीली suspended solenoid behaves like a bar magnet. ठीक है, it behaves like a bar magnet. ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा सिमिलैरिटी का ये है कि जैसे एक दो मैग्नेट्स के बीच में, ये हमारे पास एक मैग्नेट है और ये हमारे पास दूसरा मैग्नेट है, दोनों के अगर नॉर्थ पोल आप जानते हैं इस तरीके से रखे जाएं तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, साउथ नॉर्थ से अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट होगा। सेम चीज़ बेटा दो करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स में भी होती है। आपको जो है डायरेक्शन सिखाया है ना मैंने, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से और क्या सॉरी राइट हैंड थंब रूल से और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन निकालना करंट के डायरेक्शन की मदद से। तो अगर इसमें करंट फ्लो कर रही है तो जैसे ये साउथ नॉर्थ, या फिर अगर यहाँ पे साउथ और साउथ होता आसपास, नॉर्थ की जगह यहाँ पे अगर साउथ होता तो ये अट्रैक्शन की जगह कहाँ जाता? ये रिपल्शन में जाता। तो सेम चीज़ हमारी किस में होती है? सोलेनॉइड में भी यही चीज़ होती है। ठीक है। दो करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स को रखिए तो ये भी आपस में अट्रैक्शन और रिपल्शन करेंगे, जस्ट लाइक टू बार मैग्नेट्स। करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स भी वही अट्रैक्शन और रिपल्शन दिखाते हैं। तीसरा सिमिलैरिटी बेटा इनमें ये आती है कि जो लाइंस ऑफ फोर्स है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो बार मैग्नेट और सोलेनॉइड की बिल्कुल सिमिलर होती हैं। ठीक है। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने क्लास 10th में भी पढ़ी थी।
ठीक है, मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के बताती हूँ कैसे होता है। इसकी साइज़ को थोड़ा बड़ा करते हैं। एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा कुछ ऐसी जाती हैं। अंदर तो मैग्नेट के बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, जिनका डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आपको बताया था लास्ट क्लास में कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है, और जैसे ही मैग्नेट के बाहर आती हैं तो इनका डायरेक्शन ये नॉर्थ से एग्जिट करके कहाँ जाती हैं, साउथ के अंदर। इस तरीके से नॉर्थ से एग्जिट करेंगी और साउथ के पास आएंगी। एक छोटे से नॉर्थ पोल की मदद से हमने पता लगाया था। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करती हैं, दे आर क्लोज्ड कर्व्स। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। नॉर्थ से बाहर जाएंगी और साउथ में क्या करेंगी, एंटर करेंगी। ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। यही अगर आप सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब हमने ऑब्जर्व करी तो बिल्कुल बार मैग्नेट के सिमिलर आई थी। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जो है बार मैग्नेट के बिल्कुल सिमिलर आई थी। इसमें भी यही था कि सोलेनॉइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट होती हैं, डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सोलेनॉइड के अंदर दीज आर एब्सोल्युटली स्ट्रेट लाइंस। इस तरीके से अगर ये हमारा साउथ पोल है और ये हमारा नॉर्थ पोल है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम ये डिसाइड करते हैं, तो इंटरनली ये साउथ से नॉर्थ जाएंगी और जैसे ही एग्जिट करेंगी इनका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ पलट जाएगा। नॉर्थ से बाहर आएगी और साउथ में एंटर करेगी। तो दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, वो बिल्कुल सिमिलर थी। तो ये भी एक पॉइंट था जिसे हम कहते थे अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इक्विवेलेंट टू ए बार मैग्नेट। ठीक है, चलिए हम आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस की तरफ, जो हमें कहता है दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बोथ द बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड एट फार अवे पॉइंट इज गिवन बाय। इनका एक्सियल पोजीशन पे आपने निकाली थी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल। मैं आपको डेरिवेशन खोल के दिखा देती हूँ, मैंने ही आपको कराया था। ये देखिए बेटा, आपने एक्सियल पोजीशन में निकाली है ना बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, डेरिवेशन आपने करी है। ठीक है, इसके लिए आपने निकाला था, फिगर देख सकते हैं आप। फिगर अब हो गया है, ये छोटा बनाया था यहाँ पे। ये देखिए, एक यहाँ पे नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ये एक बार मैग्नेट होता है। ठीक है, तो इसके एक्सियल पोजीशन पे आपने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकाली थी। तो सेम जब हमने पहले ना सिलेबस में आपके डेरिवेशन होती थी सोलेनॉइड, लेकिन अभी सिलेबस में काफ़ी सालों से हटाई हुई है, 4-5 सालों से। तो यही अगर आप इसके लिए तो निकाल चुके हैं, यही जब हम सोलेनॉइड के फार पोजीशन पे बहुत दूर जब हम इससे एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे तो उसका भी एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम आता था, μ0/4π2m/r³। ठीक है, तो क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स हैं सिमिलैरिटी के कि इनकी लाइंस ऑफ फोर्स बिल्कुल एक जैसी हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, दोनों ही फ्रीली सस्पेंडेड एक डायरेक्शन में आके रुक जाते हैं। दोनों को फ्रीली सस्पेंड करिए, धागे से टांगिए, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आके रुकेंगे, बार मैग्नेट भी और करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी। ठीक है, फिर उसका क्या कहते हैं, जो बार मैग्नेट आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन और रिपल्शन दिखाता है, दो करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स को एक दूसरे के पास रखिए तो ये भी अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह दिखाएंगे। और फोर्थ पॉइंट की इन दोनों के ही एक्सियल पोजीशन पे जो है मैग्नेटिक फील्ड जब हमने निकाली थी तो एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम आया था सॉल्व करने के बाद। सॉल्व करने का बेटा मैं बता दूँ तरीका बिल्कुल अलग था, लेकिन एक फाइनल एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम आया था। मैं आपको करके बता देती, लेकिन इसका जो है डेरिवेशन अब सिलेबस से हट चुकी है। तो इन 4 पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी की वजह से हम कह सकते हैं अ बार मैग्नेट इज इक्विवेलेंट टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ मैंने सोलेनॉइड लिखा है, जल्दी में लिख देते हैं, क्वेश्चन में भी कई बार पूछा जाता है। लेकिन बार मैग्नेट सिर्फ सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट नहीं है, ये बार मैग्नेट सोलेनॉइड के तब इक्विवेलेंट होगा जब उसमें करंट फ्लो करेगी, क्योंकि करंट कैरिंग वायर के पास ही मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अगर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, फिर आते हैं बेटा इस पॉइंट पे। आपको याद है आपने एक टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में,
ठीक है, वो टॉपिक था गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अकॉर्डिंग सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड over a closed surface is given by 1/epsilon naught times the charge enclosed by the surface। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू ये देता था। फिर हमने इसके बहुत सारे एप्लीकेशन भी करे थे, डेरिवेशन भी करी थी, मैंने ही कराया था आपको। ये है गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ऐसे ही होता है एक गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग बेटा मैं आपको बता दूं, ये कहा जाता है दैट द सरफेस इंटीग्रल, मैं यहीं लिख देती हूँ ताकि आप कंपेयर कर सकें, ठीक है। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बेसिकली वो हमारा 0 होता है। आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करिए बेटा। मैं इसका फिगर भी आपको बना के देती हूँ। इसका फिगर कुछ ऐसा होता था कि अगर मेरे पास कहीं चार्ज है और इसको एक सरफेस के अंदर अगर हम डाल दें, तो इस सरफेस से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करती हैं, और उस फ्लक्स की वैल्यू होती है Q/ε0। इसका फिगर अगर मैं बेटा आपको बना के बताऊँ तो ऐसा है कि एक मैग्नेट है मेरे पास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसको अगर किसी क्लोज सरफेस में रखेंगे ना, तो इससे भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, नॉर्थ से निकलेंगी और ये साउथ पे एंटर कर जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी और ये साउथ पे एंटर कर जाएंगी। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों ज़रूर होता है? क्योंकि जैसे चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ऐसे ही मैग्नेट से भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स आफ्टर ऑल मेजरमेंट ही तो होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू सम एरिया, ठीक है ना, कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ज़्यादा फील्ड लाइंस निकलती हैं तो ज़्यादा फ्लक्स, कम निकल रही हैं तो कम। जब मैग्नेट में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो फ्लक्स 0 क्यों है? इसको समझिएगा बेटा। इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता है, अभी मैं समझाऊंगी, कंफ्यूज मत होइएगा। इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स exist but magnetic monopoles do not exist। इसको समझिए बेटा। ये देखिए, इलेक्ट्रिक मोनोपोल, इलेक्ट्रिक का मतलब हुआ चार्ज, मोनो को मतलब हुआ सिंगल या फिर वन, पोल मतलब पोलैरिटी। सिंगल पोलैरिटी का चार्ज अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि +Q अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, ऐसे ही -Q अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लस के साथ माइनस होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कि मैग्नेट के पोल्स कौन से होते हैं? नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है ना। तो सिंगल नॉर्थ, मोनो का मतलब सिंगल, पोल मैंने बना दिया एक नॉर्थ पोल, सिंगल नॉर्थ या सिंगल साउथ। अकेला नॉर्थ पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है ना कि अगर हम एक बार मैग्नेट को लेके अगर हम कट करें तो यहाँ साउथ और यहाँ नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, फिर से कट करेंगे तो फिर से साउथ नॉर्थ डेवलप हो जाएगा। तो मैग्नेट का छोटा से छोटा पीस भी नॉर्थ और साउथ का कॉम्बिनेशन होता है, अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब आगे समझिए। तो अगर मैग्नेट इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं थोड़ा, अगर इलेक्ट्रिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं तो इस केस में बेटा सिंगल पॉजिटिव चार्ज अगर आपने लिया है और इसको एक सरफेस के अंदर बंद कर दिया और आपसे अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, तो ये 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, करेक्ट। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर तो नहीं आती ना, ये तो गलत है, करेक्ट। अंदर आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई नहीं होती, तो फ्लक्स है। ऐसे ही अगर एक नेगेटिव चार्ज को आप सरफेस के अंदर बंद करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएंगी, बाहर तो नहीं जाएगी। दोनों में फ़र्क इतना है कि इसमें पॉजिटिव फ्लक्स है और इसमें निगेटिव फ्लक्स है, लेकिन फ्लक्स तो है। फ्लक्स हमारा
ज़ीरो नहीं है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो जो हमारा गॉस थ्योरम में मैग्नेटिज्म है उसमें हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों ज़ीरो के बराबर होता है? ये तो हमारा ज़ीरो के बराबर नहीं है, लेकिन ये हमारा ज़ीरो के बराबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि रीज़न बेटा आपका यही है। ठीक है, अब देखिए, अकेला नॉर्थ पोल तो एग्जिस्ट करता नहीं, अगर नॉर्थ है तो साउथ भी होगा। और जब आप इसे सरफेस के अंदर बंद करेंगे तो नॉर्थ से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिट करी है उतनी ही साउथ में, जितनी नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करी है उतनी ही साउथ में क्या करती हैं? एंटर। तो इसका निगेटिव फ्लक्स बाहर जाने वाला, सॉरी, इसका पॉजिटिव फ्लक्स बाहर जाने वाला और इसका निगेटिव फ्लक्स अंदर आने वाला बराबर है एक दूसरे को। ये कैंसिल करके कितना दे देता है? ज़ीरो। ठीक है, जबकि सिंगल पॉजिटिव चार्ज में क्या था? मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ बाहर जा रही थी, अंदर आई नहीं, इसलिए फ्लक्स नॉन ज़ीरो था। नेगेटिव चार्ज में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ अंदर आ रही थी, इसलिए फ्लक्स हमारा नॉन ज़ीरो था। लेकिन इसमें क्या है? जितनी फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, 3 अगर बाहर गई हैं तो 3 अंदर भी आएंगी। करेक्ट? तो इसलिए हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है? ज़ीरो के। यही है हमारा गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म, दैट द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, चलिए अब इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हमारा किसी सरफेस से ज़ीरो है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? सेम यही चीज़, फ्लक्स ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है ना। दूसरा हमें ये पता चलता है जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट हुई हैं उतनी ही क्या हुई हैं? एंटर हुई हैं। ठीक है, और तीसरा हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिज्म में कोई सोर्स या सिंक नहीं होता। ठीक है, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई है, ख़त्म कहाँ से हुआ है, पता नहीं। क्यों? क्योंकि जितना एग्जिट हुआ उतना ही एंटर हो गया, क्लोज्ड कर्व बन गया। तो असल में शुरू कहाँ से हो रहा है और एंटर कहाँ हो रहा है, कुछ कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, वैसे तो हम बोलते हैं दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड मूव टूवर्ड्स साउथ, पर अभी आपको बताया था ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर बनाती है तो साउथ के अंदर भी एंटर करके नॉर्थ में जाती हैं। तो पता ही नहीं चलता सोर्स कौन सा है, सिंक कौन सा है, मतलब शुरू कहाँ से हो रहा है, ख़त्म कहाँ से हो रहा है। तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म हमें 3 चीज़ बताता है। एक तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, दूसरा एक सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं उतनी ही अंदर आ जाती हैं, तीसरा कि कहाँ से शुरू हो रही हैं फील्ड लाइंस, कहाँ ख़त्म हो रही है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। सोर्स और सिंक का कोई भी स्पेसिफिक हमारे पास सोर्स नहीं होता। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे जो मेन टॉपिक है इसका, जो सॉरी नॉट मेन टॉपिक, हमारे इस चैप्टर का जो सेकंड हाफ है जिसमें हम अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब हमें वो स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है। हमने जो है मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा, ये आप जानते हैं, वी हैव स्टडीड अबाउट मैग्नेटिज्म। लेकिन हमने किसका मैग्नेटिज्म पढ़ा? करेक्ट, हमने मैग्नेटिज्म पढ़ा है बार मैग्नेट का और करंट कैरिंग वायर या लूप या सोलेनॉइड, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब बेसिकली एक तार जिसमें करंट फ्लो कर रही है उसका। लेकिन अब हम जो सेकेंड हाफ में स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के, अब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे अर्थ का, कि अर्थ में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम अर्थ्स मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो अर्थ्स मैग्नेटिज्म है जिसमें हम अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और फिनोमिनाज को स्टडी करते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जियो मैग्नेटिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं? जियो मैग्नेटिज्म या फिर टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। ठीक है, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, जियो मीन्स अर्थ, तो ज्योग्राफी में आप अर्थ की सारी लोकेशंस, फ्लोरा फौना, कहाँ कौन से फॉरेस्ट हैं, क्या है, उसका सारा आप डिटेल पढ़ते हैं। तो जियो मैग्नेटिज्म में आप अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस फील्ड को टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म भी कहा जाता है। So basically geomagnetism is the branch of physics that deals with the study of Earth's magnetism and it is also known as terrestrial magnetism. ठीक है, अच्छा, अब इसको अब बात आती है कि इसको स्टडी करना क्यों पड़ रहा है,
कैसे पता चला कि अर्थ के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी? तो बेटा अभी तक आपको बताया गया है ना कि अगर आप एक मैग्नेट लेते हैं, बार मैग्नेट या करंट कैरिंग सोलेनॉइड, और उसको एक धागे से फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ दीजिए। आप इस बार मैग्नेट को अगर रोटेट करना चाहेंगे, रोटेट करके छोड़ेंगे, तो थोड़ी देर में ये वापस आके रुक जाएगा। थोड़ा और रोटेट कर दीजिए, थोड़ी देर ये ऑसिलेट, थोड़ी देर ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, लेकिन आके वापस उसी पोजीशन पे रुक जाएगा। आप इसे इस डायरेक्शन में घुमा दीजिए, घुमा के जैसे ही छोड़ेंगे तो ये अपनी मेन पोजीशन में ऑसिलेट करेगा और फिर से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके रुक जाएगा। तो क्योंकि बार मैग्नेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही आके रुक रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब इस साउथ के सामने नॉर्थ होगा और इस नॉर्थ के सामने क्या होगा, साउथ। तभी तो बार बार साउथ यहीं आके रुक रहा है और ये नॉर्थ यहीं आके रुक रहा है। तो ये जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को हम किसी डायरेक्शन में आके रोकते थे, पर वो घूम के वापस अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आके रुक रहा था, तो इससे हमें पता चल रहा था कि आसपास अर्थ अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दे रही है। साउथ के सामने नॉर्थ दे रही है और नॉर्थ के सामने साउथ दे रही है, तभी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके रुक रहा है। ये पहला एविडेंस था। दूसरा एविडेंस, अगर हम एक आयरन का टुकड़ा लेना बेटा, टेक अ पीस ऑफ आयरन, टेक अ पीस ऑफ आयरन, लोहे का एक टुकड़ा लीजिए और इसको ज़मीन में थोड़ा अंदर जाके ज़्यादा डीप इसको गाड़ दीजिए। बरी इट इनसाइड, डीप इनसाइड द अर्थ, बरी इट डीप इनसाइड द अर्थ। थोड़े समय बाद जब आप इसको निकालेंगे ना, तो आप देखेंगे एक वीक मैग्नेट में ट्रांसफॉर्म हो गया है, यानी कि ये दूसरे लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक चुंबक और एक लोहे के टुकड़े में यही तो फ़र्क होता है। लोहे का टुकड़ा दूसरे लोहे के टुकड़े को अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन एक चुंबक लोहे के टुकड़े को ज़रूर अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना? तो हमने तो पीस ऑफ आयरन डाला था ज़मीन में, थोड़े समय बाद जब इसको निकाला तो ये दूसरे आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। भाई ऐसा क्या हो गया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ गई? हमें तो अर्थ में बरी किया था, यानी कि अर्थ के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी जो ट्रांसफ़र करी गई है पीस ऑफ आयरन में। तो ये दूसरा एविडेंस था जिससे हमें पता चला कि अर्थ मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है। तीसरा एविडेंस में बेटा नाम लिख रही हूँ, लेकिन एक्सप्लेन मैं इसको आपको बाद में करूँगी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न था वो था न्यूट्रल पॉइंट्स, कि अर्थ में कहीं कहीं न्यूट्रल पॉइंट्स थे। ये न्यूट्रल पॉइंट्स क्या है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर थोड़े समय बाद। ठीक है, तो अब इसको हम छोड़ देते हैं। तो क्योंकि ये जो एविडेंसेस थे कि हमने एक लोहे के टुकड़े को ज़मीन में डाला, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसमें आ गई, और एक बार मैग्नेट या करंट कैरिंग सोलेनॉइड स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही आके रुकता है और न्यूट्रल पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ में, तो इन सब वजहों से हमें पता चला कि ज़रूर अर्थ के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तभी ये सब कुछ हो रहा है। तो हमें अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को स्टडी करना चाहिए अंडर द ब्रांच ऑफ जियो मैग्नेटिज्म और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। ठीक है। अच्छा, अब स्टडी करना चाहिए तो पहले किया किसने है? हमारे पास कई साइंटिस्ट हैं, जैसे हमारे पास सर विलियम गिलबर्ट हैं, हमारे पास साइंटिस्ट ब्लैकेट हैं। ठीक है, इन्होंने जियो मैग्नेटिज्म के ऊपर स्टडी किया था। दे वर द फर्स्ट वन टू स्टडी। इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी थी। हमारे पास सर WM लेस्टर हैं। ये सब साइंटिस्ट के नाम हैं। जैसे फोर्स का कंट्रीब्यूशन सर न्यूटन, आइजैक न्यूटन को जाता है ना। और क्या कहते हैं, इस तरीके से जो है ग्रेविटेशन का कंट्रीब्यूशन भी केपलर ने लॉ दिए थे सर केपलर को, और अगेन न्यूटन को जाता है। और केमिस्ट्री में बहुत ही बढ़िया काम जो है डाई पैराफेरोमैग्नेटिज्म आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, इसमें मैडम क्यूरी का भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे ही सारे तीनों साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने जियो मैग्नेटिज्म की थ्योरीज अपनी अपनी थ्योरीज दी थी। ठीक है, तो सर विलियम गिलबर्ट ने जो थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था कि अर्थ के सेंटर पे, या अगर हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ के सेंटर से गुजरता हुआ एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है, सॉरी मैंने पोल्स उल्टे बना दिए, कि अर्थ के अंदर जो है बहुत बड़ा सा मैग्नेट रखा हुआ है इस तरीके से। ये इन्होंने सर विलियम गिलबर्ट ने थ्योरी दी थी बहुत साल पहले, लेकिन इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया था। ये थ्योरी बहुत जल्दी ही फेल हो गई। ऐसा रीज़न इसलिए बेटा, हम जानते हैं कि अर्थ से जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है,
इज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत गर्मी होती है, इतनी तेज़ गर्मी है कि अगर हम अर्थ से इतनी अंदर जाएंगे ना, ये जो मैग्नेट अर्थ के अंदर से गुजर रहा है, यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि सारा मेल्ट होना चाहिए, मोल्टन स्टेट में हो जाना चाहिए। मोल्टन यानी कि पिघल जाना चाहिए। तो अगर अर्थ के अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो एक सॉलिड बार मैग्नेट कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अर्थ के अंदर सब कुछ किस स्टेट में होता है? मोल्टन स्टेट में, पिघले हुए स्टेट में। अगर अर्थ के अंदर सब कुछ पिघला हुआ है तो अर्थ के अंदर एक बड़ा सा बार मैग्नेट हो नहीं सकता, इसलिए इस थ्योरी को फेल कर दिया गया था, डिस्कार्ड कर दिया गया था। फिर हमारे दूसरे प्रोफेसर आए थे, प्रोफेसर ब्लैकेट। इन्होंने बहुत अच्छी थ्योरी दी थी, ये अभी भी स्टडी के अंदर है। उन्होंने कहा था कि जो हमारा अर्थ है, ये जो हमारा अर्थ है, तो अर्थ के आसपास जो एयर है हमारी, जो सन है हमारा अर्थ के पास का, अर्थ के पास जो हमारा सन है, ठीक है, तो सन से बहुत ही हाई टेम्परेचर रेज निकलती हैं, हम जानते हैं बहुत हाई टेम्परेचर की रेज निकलती हैं, कॉस्मिक रेज भी निकलती हैं, और ये अर्थ के सरफेस पे पहुंचती हैं। तो इतनी हाई टेम्परेचर की रेज जब अर्थ के सरफेस पे पहुंचती हैं तो अर्थ के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, एयर, उसको वो आयनाइज कर देती है। आयनाइज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में स्प्लिट कर देती है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में सन की रेज, कॉस्मिक रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्प्लिट कर देती है। आयनाइज एयर है अर्थ के आसपास, तो यहाँ पे लिख देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में आयनाइज कर देती है, ठीक है। अब अर्थ हम सब जानते हैं बेटा, अपनी एक्सिस के अबाउट अर्थ जो है कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है और सन के अबाउट रिवॉल्व भी करता है। अब जब अर्थ ही घूम रहा है तो उसके साथ साथ ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी जो है रोटेट करते हैं, घूमते हैं। और हम जानते हैं जब चार्जेस जो है मोशन में आते हैं, जब चार्जेस मोशन में आते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? करंट। और करंट के पास क्या होती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। करंट कैरिंग वायर हैज़ मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है ना। तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि सर प्रोफेसर ब्लैकेट ने रीज़न देना था कि अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्यों होती हैं, अर्थ का मैग्नेटिज्म क्यों एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि सन से जो कॉस्मिक रेज निकलती हैं वो अर्थ के आसपास के एटमॉस्फेयर को आयनाइज करके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस में स्प्लिट कर देती है। इसके बाद जब अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस में तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, यानी कि मोशन में आ जाते हैं। चार्जेस जब मोशन में आते हैं तो करंट मिलती है, और जब करंट होती है तो हमारे पास अर्थ के पास क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये थ्योरी बिल्कुल सही थी, इसमें कहीं कुछ अभी तक गड़बड़ मिली नहीं, तो हमने इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे ही हमारे पास सर ई बुलर्ड और WM एलास्टर थे, जिन्होंने एक और थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था अर्थ के अंदर भी सब कुछ मोल्टन स्टेट में है, पिघला हुआ है, फ्लूइड है, ठीक है ना, और उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि अंदर जो मोल्टन स्टेट में है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अलग अलग हैं। अर्थ जब रोटेट करती है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस भी जो है रोटेट करते हैं, करंट मिलती है, मैग्नेटिक इफेक्ट मिलता है, और अर्थ के अंदर से एक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है। तो प्रोफेसर ब्लैकेट ने बोला था कि अर्थ के बाहर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं उससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, और प्रोफेसर एलास्टर ने बोला था कि अर्थ के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं मौसम मॉल्टन स्टेट में होने की वजह से, उनके रोटेशन की वजह से जो है करंट, और करंट की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिलती है अर्थ को। पर दोनों ही थ्योरीज लास्ट की सही थी, पहली वाली थ्योरी को छोड़ के जिसमें बाहर मैग्नेट होना चाहिए वो थ्योरी को फेल कर दिया था। बाकी जो दो थ्योरीज थी अर्थ के बाहर चार्जेस और अंदर चार्जेस के मोशन वाली, उन थ्योरीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारे पास एविडेंसेस थे कि अर्थ के पास मैग्नेटिज्म तो है। कारण दोनों प्रोफेसर्स ने दे दिया कि इस कारण से अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो सकती है।